एक गरीब मजदूर ने एक दिन खोजा के पास पहुंचकर उसे बताया कि शहर के एक मशहूर सेठ ने उससे कई दिन तक मजदूरी का काम करवाया है और अब तक वह मजदूरी देने से यह कहकर मुकर रहा है कि मेरा काम ठीक नहीं था। अब आप ही उससे मेरा मेहनताना दिला सकते हैं, खोजा भाई। खोजा ने उसे भरोसा दिलाया। बोला, तुम बेफिक्र रहो, सेठ को तुम्हारे काम का मेहनताना देना ही पड़ेगा, तुम मुझसे मिलते रहना। मजदूर बोला, खोजा भाई, मुझे आप पर पूरा भरोसा है, लेकिन इतने दिन की मजदूरी न मिलने से मेरी तो भूखे मरने की नौबत आ चुकी है। खोजा ने उसे समझाया, तुम किसी और जगह काम की तलाश करो, सेठ से तुरंत रकम तो मिल नहीं सकती। उससे रकम वसूलने के लिए पहले तो यह जरूरी है कि उससे भेंट हो, फिर उसे मजदूरी देने के लिए तैयार करने में भी समय लग सकता है। ऐसे में तुम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे तो सचमुच तुम्हारे भूखे मरने के दिन आ जाएंगे। मजदूर के जाते ही खोजा उस सेठ के घर की तरफ चल दिया, जिसके घर उस मजदूर ने मजदूरी की थी। खोजा ने सेठ के घर के कई चक्कर लगाए, पर सेठ नहीं मिला। खोजा समझ गया कि वह उससे बच रहा है। तब एक दिन खोजा ने उसकी सेठानी से कहा, अब मैं सेठ से मिलने यहाँ नहीं आऊंगा। यदि कल शाम तक सेठ खुद ही मुझसे मिलने नहीं आया तो मैं यह मामला बादशाह के दरबार में ले जाऊंगा। खोजा की चेतावनी अपना असर दिखा गई। अगले ही दिन सेठ खोजा के घर पहुंच गया। खोजा जानता था कि सेठ जरूर आएगा और उसे डराने धमकाने की कोशिश भी करेगा, इसलिए जानबूझकर वह स्वयं अपने घर से बाहर चला गया। गुस्से में भरे सेठ ने खोजा के घर के दरवाजे पर ताला लटकता हुआ देखा। उसने इसे अपनी बेइज्जती समझा। अपना गुस्सा उतारने के लिए उसने दरवाजे पर टेढ़मेढ़े अक्षरों में गधा लिख दिया। दूसरे दिन बाजार में उसकी भेंट खोजा से हो गई। खोजा उसे देखते ही तपाक से बोला, सेठ जी, मैं आपसे माफी चाहता हूं कि कल जब आप मुझसे मिलने आए तब संयोग से मैं घर पर नहीं था। खोजा की बात सुनकर सेठ हैरान रह गया। उसने खोजा से पूछा, लेकिन तुम्हें यह कैसे मालूम हुआ कि मैं तुमसे मिलने के लिए आया था? यह सुनकर खोजा ने ठहाका लगाया। बोला, इसमें हैरान होने की क्या बात है? क्या आप मेरे घर के दरवाजे पर अपने हस्ताक्षर करके नहीं गए थे? सेठ समझ गया कि खोजा से पार पाना मुश्किल है। वह तो मन की बात तक जान लेता है। इसलिए उसने मजदूर की मजदूरी देने में ही अपनी भलाई समझी। गांव में एक बूढ़े सेठ को मरे हुए कई दिन हो चुके थे, मगर उसकी दोनों आंखें अभी तक खुली थीं। इमाम ने उसके लिए कुरान शरीफ की आयतें पढ़ी और बार बार फातिहा पढ़ा, फिर भी मृतक की आंखें बंद नहीं हुईं। लाचार होकर उसके घर वालों ने खोजा को बुलवाया। खोजा ने मृतक को गौर से देखने के बाद कहा, इसके लिए फातिहा पढ़ना बेकार है। यह समस्या मुझे अपने तरीके से हल करनी पड़ेगी। खोजा की इस घोषणा ने घर के लोगों को कुछ राहत तो पहुंचाई, पर अब नई उलझन ने उन्हें अपनी गिरफ्त में ले लिया था। वे सभी यह जानने के लिए अपना दिमाग दौड़ाने लगे कि खोजा किस तरीके से यह समस्या हल करेगा। यह तो तय था कि जो आदमी सामने मुर्दे की तरह लेटा है, तो खोजा की किसी तजवीज में उसकी मदद नहीं कर सकता। फिर खोजा कैसे इसका हल निकालेगा? तभी खोजा ने बड़े आत्मविश्वास के साथ कहना शुरू किया, फौरन एक प्लेट में पुलाव लाओ और इन्हें खिला दो। इनकी आंख जरूर बंद हो जाएंगी। तुम पागल हो गए हो क्या खोजा? इमाम बौखला कर बोला, जब आदमी में जान ही न रहे तो वह खाना कैसे खा सकता है? खोजा, हम लोग दुख के सागर में डूबे हुए हैं और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। सेठ जी की पत्नी ने शिकायती स्वर में कहा। सेठ जी को ज्यादा पुलाव खाने के कारण अपने प्राण गंवाने पड़े हैं।
तब तो मेरी बात बिल्कुल ठीक है। खोजा भौहें सिकोड़ कर बोला, कहावत है कि लालची आदमी के पेट की भूख तो बुझ सकती है, पर उसकी आंखों की भूख कभी नहीं बूझती। सेठ जी की आंखें अभी तक खुली हुई हैं, क्या इससे यह जाहिर नहीं होता कि इनकी आंखों की भूख अभी नहीं मिटी? खोजा की बात पर किसी को यकीन तो भला क्या होता, लेकिन कहते हैं न मरता क्या न करता। फिर यहाँ तो सवाल मरने का नहीं, मरे हुए का था। इसलिए सेठ की पत्नी चुपचाप उठकर रसोई घर में गई। उसने चूल्हा जलाया और पुलाव तैयार करके सबके सामने रख दिया। खोजा ने पुलाव का पूरा भगोना उठाया और उसे मुर्दा सेठ के ठीक सामने रख दिया। फिर मुर्दे का कंधा पकड़कर अपना एक हाथ मुर्दे के पीछे ले गया और दूसरे हाथ से मुर्दे को कुछ इस तरह से उठाया कि उसकी आंखें ठीक पुलाव के भगोने पर पड़ी। थोड़ी ही देर बाद यह देखकर सब हैरान रह गए कि सेठ मृतक की आंखें ठीक उसी तरह बंद हो गईं जैसे कि किसी भी मुर्दे की हुआ करती हैं। यह देखकर सबने चैन की सांस ली। मुर्दे के कफन दफन की तैयारियां होने लगी और खोजा अपने गधे पर बैठकर अपने घर की ओर रवाना हो गया। उन दिनों खोजा एक काजी के घर नौकरी करता था। काजी भूत भगाने के लिए मशहूर था। उसने एक सेठ के घर और दुकान में घुस आए भूत भी भगाए थे। भूतों से राहत पाने की खुशी में एक दिन वह सेठ काजी को एक कटोरा शहद भेंट कर गया। काजी ने तभी भरपेट ताजा खाना खाया था, इसलिए उसने शहद नहीं पिया। हालांकि वह ऐसा कर सकता था, पर ऐसी हालत में उसे सोना पड़ जाता, जबकि उसे तुरंत किसी जरूरी काम से बाहर जाना था। काजी को शक था कि उसके घर से जाते ही खोजा पूरा शहद चट कर जाएगा। ऐसी हालत में शहद को न तो साथ ले जाया जा सकता था और न ही खोजा को ही अपने साथ ले जाया जा सकता था। आखिर उसे शहद की सुरक्षा का एक उपाय सूझ ही गया। उसने खोजा को भी शहद अपने पास बुलाया और उससे कहा, खोजा, मैं बाहर जा रहा हूं। इस कटोरे में जहर है, इसे संभाल कर रख देना। काजी को यकीन हो गया था कि अब खोजा के रहते हुए सुरक्षित रहेगा, इसलिए हिदायत देने के कुछ देर बाद ही वह घोड़े पर सवार होकर चला गया। खोजा को काजी की भूत भगाने वाली विद्या पर किंचित भी विश्वास नहीं था। वह मानता था कि काजी भूत भगाने के नाम पर लोगों को ठगता है। खोजा बहुत दिनों से जी को सबक सिखाने की फिराक में था, इसलिए काजी के बाहर जाते ही उसने एक नान निकाला और उसे शहद में डुबाकर बड़े आराम से खाने लगा। कुछ ही पलों में वह सारा शहद चट कर गया। उसके बाद उसने काजी के घर के सारे बर्तन तोड़ डाले। काजी घर लौटा तो देखा कि शहद का कटोरा खाली पड़ा है। उसने खोजा से पूछा, कटोरे में रखा जहर कहाँ गया खोजा? खोजा ने बड़े नाटकीय अंदाज और कापती आवाज में जवाब दिया, मालिक, आज मुझ पर न जाने कैसा भूत सवार हुआ कि मैंने उसी की झोंक में आपके घर के सारे बर्तन तोड़ डाले। जब भूत को यह पता लगा कि यह घर आपका है तो वह पीछा छोड़कर भाग गया। उसके जाने पर मुझे होश आया। तभी मुझे यह पता चला कि मैंने कितनी बड़ी भूल कर दी है। मैंने सोचा कि आप मुझे जरूर फटकार लगाएंगे और मुझसे मुआवजा मांगेंगे। मैं एक गरीब आदमी हूं, इतना मुआवजा देना मेरे बूते के बाहर है। इसलिए मैंने आत्महत्या करने के लिए सेठ जी का दिया सारा जहर पी लिया है और मरने का इंतजार कर रहा हूं। खोजा की बात सुनकर काजी ने अपना सिर पीट लिया। शहद तो गया ही, साथ ही उसके सारे बर्तन भांडे टूट चुके थे। एक दिन उदासी भरे लहजे में बादशाह खोजा से बोला, खोजा, बहुत दिनों से मेरी इच्छा है कि आकाश में उड़कर पूरी दुनिया की सैर करूं। मैं दुनिया के पहाड़ों, नदियों, शहरों, गांवों, जंगलों और मैदानों को देखकर अपना ज्ञान बढ़ाना चाहता हूं।
मेरी यह इच्छा पूरी करने के लिए क्या तुम कोई बढ़िया तरकीब बता सकते हो? खोजा ने धीर गंभीर आवाज में कहा, जरूर बता सकता हूँ जहांपना। यह सुनते ही बादशाह की उदासी उड़न छू हो गई। वह उतावला होता हुआ बोला, तुम सचमुच बड़े अक्लमंद हो। बताओ वह तरकीब कौन सी है? आकाश में पहुंचना कोई मुश्किल काम नहीं है जहांपना, बशर्ते आप में धीरज हो। आप अपने खजूरी रंग के घोड़े को मुझे दीजिए। मैं उस पर सवार होकर दूर के एक पहाड़ से एक खास बूटी ले आऊंगा, जिसे खाकर घोड़े की पीठ पर पंख निकल आएंगे। तब आप उसकी पीठ पर बैठकर अपनी इच्छा पूरी कर लेना। अलबत्ता मुझे वहां तक जाने आने में कोई 1 साल लग जाएगा। क्या आप इतना इंतजार कर सकते हैं? बादशाह खुशी से फूला न समाया। उसने अपने अंगरक्षक को आदेश दिया कि वह उसका घोड़ा फौरन खोजा के हवाले कर दे और उसे बहुत सारा धन भी सरकारी खजाने से दिलवा दे। खोजा घोड़े पर सवार हो गया। चाबुक लगते ही घोड़ा हवा से बातें करने लगा। घोड़े पर सवार होकर खोजा दूसरे मुल्क में पहुंचा और एक व्यापारी को राजा का घोड़ा बेचकर अपने गधे पर सवार होकर अपने घर लौट आया। घर पहुंचकर उसने बादशाह से मिला सारा धन और घोड़े को बेचकर उसे जो रुपए मिले वे सब अपनी पत्नी के हवाले किए और सारा किस्सा सुनाने के बाद यह कहता हुआ लंबी चादर तानकर सो गया कि अब 1 साल तक मुझे कहीं आना जाना नहीं है। मैं घर में हूं, यह बात किसी को न बताना। पत्नी ने सारी बात सुनी तो वह अपनी हंसी न रोक पाई, पर साथ ही उसे कुछ चिंता भी होने लगी। करीब 1 साल बाद खोजा राजमहल में पहुंचा। उसे देखते ही बादशाह ने मुस्कराकर पूछा, खोजा, 3 दिन बाद 1 साल पूरा होने वाला है। क्या मेरे घोड़े की पीठ पर पंख निकल आए हैं? हाँ जहांपनाह, खोजा ने मूंछों पर हाथ फेरते हुए जवाब दिया। खुशी से उछलते हुए बादशाह बोला, तुमने सचमुच कमाल कर दिया खोजा। पर तुम घोड़े को साथ क्यों नहीं लाए? खोजा ने दुखी होने का स्वांग रचाते हुए बताया, मैं उसे साथ ला रहा था जहांपना, मगर वह रास्ते में पंख फड़फड़ाता हुआ उड़ गया। यह सुनते ही बादशाह को भारी सदमा पहुंचा और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। एक बार मुल्क का एक वरिष्ठ अफसर बुरी तरह बीमार हो गया। तरह तरह के हकीमों द्वारा उसकी चिकित्सा कराई गई, लेकिन कोई भी उसे स्वस्थ नहीं कर सका। वह अफसर बादशाह का बहुत मुँह लगा था। बादशाह अपने अधिकांश आदेश उस अफसर की सलाह लेने के बाद ही जारी करता था। बादशाह ने उस अफसर के परिवार वालों से कह दिया था कि तुम लोग रकम खर्च होने की कतई चिंता मत करना। जहां भी और जो भी महंगे से महंगा हकीम मिले उससे अफसर का इलाज करवाना। इसकी बीमारी का सारा खर्च सरकारी खजाने से दिया जाएगा। लेकिन वह कहावत है न कि यदि केवल रकम खर्च करने से ही लोग ठीक हो जाया करते तो कोई भी आदमी ज्यादा दिन तक बीमार न रहता। वही बात उस बीमार अफसर पर भी लागू होती थी। आखिर उसके परिवार वालों ने बादशाह को खबर दी कि जो अफसर का इलाज कर सके ऐसा कोई हकीम नहीं मिला। लिहाजा अब ऐसा लगता है कि अफसर का बचना नामुमकिन है। यह सुनते ही बादशाह ने सोचा कि अपने इतने बड़े अफसर को देखने के लिए उसे स्वयं उसके पास जाना चाहिए। यह सोचकर वह राजमहल से निकला और अफसर की हवेली की तरफ चल पड़ा। रास्ते में खोजा के घर रुककर उसने खोजा को भी अपने साथ चलने को कहा। अभी बादशाह और खोजा अफसर की हवेली से कुछ दूर थे कि तभी बादशाह ने एकाएक खोजा से कहा, खोजा, तुम भी तो आला दर्जे के करामाती इंसान हो। दुनिया भर के महंगे से महंगे हकीमों ने तो अफसर को ठीक करने से इनकार कर दिया, क्या तुम ऐसा कोई उपचार नहीं बता सकते जिससे वह फिर से भला चंगा हो जाए? कुछ नहीं, खोजा ने कहा, जहांपना, मैं कुछ कर सकता हूं या नहीं,
यह तो मरीज को देखकर ही बता सकूंगा, उसे देखने से पहले कोई दवा भला कैसे करूं। थोड़ी ही देर में वे दोनों बीमार अफसर की हवेली पर पहुंच गए। वहां का आलम ही दूसरा था। हालांकि वह अफसर अभी जिंदा था, लेकिन पूरी हवेली में ऐसा मातम छाया हुआ था जैसे कि अफसर का देहांत हो चुका हो। किसी को भी बादशाह के वहां आने की खुशी महसूस नहीं हो रही थी। बीमार अफसर के पास पहुंचने के बाद बादशाह ने खोजा की तरफ आंखों में इशारे से कहा, यह रहा तुम्हारा मरीज। इसे देखो और इसकी बीमारी दूर करने का कोई उपाय करो। खोजा ने बीमार अफसर के पास पहुंचकर उसकी नाड़ी टटोली, फिर उसके दिल पर हाथ रखा। जब इतने से उसकी समझ में आया तब अपना कान उसके दिल वाली जगह पर रखा। कुछ देर दिल की धड़कन सुनने के बाद वह बोला, बादशाह सलामत। मैं किसी जिंदा आदमी का इलाज तो कर सकता हूँ, किसी मुर्दे का नहीं। खोजा की यह बात सुनकर बादशाह हैरत में पड़ गया। अफसर के घर वालों की भी हैरानी की कोई सीमा नहीं रही। बादशाह ने खोजा को डांटा, खोजा, यह क्या बक रहे हो? अभी अफसर जिंदा है और तुम उसे जीते जी मुर्दा ऐलान कर रहे हो। यह बदतमीजी तो है ही, इंसानियत भी नहीं है। खोजा ने कहा, गुस्ताखी माफ हो बादशाह सलामत। आप लोगों को जो जिंदा दिखाई दे रहा है वह इस अफसर का जिस्म है, लेकिन इसका दिल अभी नहीं, जाने कब का मर चुका है। लगता है यह जनता पर इतने जुल्म अब तक करता रहा, वह इसीलिए कि इसका दिल कब का मर चुका था। अब यह जिस्म से भी इतना कमजोर हो गया है कि इसके ठीक होने के कोई आसार नहीं हैं। आदमी जब बीमार होता है तब दवाओं और दुआओं से उतना तंदुरुस्त नहीं होता जितना अपने दिल को मजबूत करने से होता है। चूंकि इसका दिल तो गरीबों पर जुल्म ढाते ढाते मर चुका है, इसीलिए कोई हकीम इसे अब तक ठीक नहीं कर सका और न मैं ठीक कर सकूंगा। अब तो इसे चैन से मरने दीजिए, वही इसके लिए और आम जनता के लिए फायदेमंद रहेगा। खोजा की दो टूक बातें सुनकर बादशाह को इस बारे में कुछ और कहना ही नहीं बल्कि वहां रुके रहना भी दूभर लगने लगा। उसने घर के लोगों को गम सहने की नसीहत दी और खोजा को अपने साथ लेकर महल की ओर चल पड़ा। लगभग आधे रास्ते तक खोजा और बादशाह में कोई बातचीत नहीं हुई। बाद में उदासी भरे स्वर में बादशाह ने खोजा से पूछा, खोजा, क्या तुम जानते हो कि यदि मुझे जन्नत में जाना हो तो क्या करना होगा? खोजा ने कहा, आपको रात दिन सोना पड़ेगा, तब तक जब तक आपका आखिरी वक्त नहीं आ जाता। बादशाह ने हैरान होकर अगला सवाल किया, क्या दिन रात सोने से जन्नत नसीब हो जाती है? खोजा ने बताया, सबको तो नहीं, पर आपको नसीब हो सकती है। दरअसल जब तक आप जागते रहेंगे तो फिर किसी अफसर के बहकावे में जनता पर जुल्म ढाएंगे। जब सोते रहेंगे तो किसी की बद्दुआ कमाने की नौबत ही नहीं आएगी। ऐसे में हो सकता है कि आपको मरने के बाद जन्नत नसीब हो जाए। पक्के तौर पर मैं यह दावा हरगिज नहीं कर सकता, क्योंकि अभी तक जिस बीमार अफसर को हम और आप देखकर आ रहे हैं, ऐसे न जाने कितने अफसरों के कहने में आकर आप जनता का जीना दूभर करते रहे हैं। आखिर उनका नतीजा भी तो आपके खाते में दर्ज हो चुका होगा। खोजा की खरीखरी बातें सुन बादशाह का दिल और दिमाग सुन्न हो गए। फिर उसने पूरे रास्ते खोजा से कोई बात नहीं की। एक शहर कोतवाल का जब राजधानी से दूर एक छोटे शहर में तबादला हुआ तब वह बेहद खुश हुआ। उसे लगा चलो अब रोज रोज बादशाह या वजीर के पास जाने से मुक्ति मिली। वहां तो हर आदमी किसी न किसी तुर्रम खां का रिश्तेदार था, इसलिए सबकी सुननी पड़ती थी। यहां तो चैन की नींद लिया करूंगा। शरह कोतवाल ने यह सब सोच तो लिया, पर उसके मन की मुराद पूरी होने को ही नहीं आ रही थी। जब से यहां आया था रोजगार कोई न कोई ऐसा बखेड़ा लेकर हाजिर हो जाता कि उसे सुलझाने में जाने कब सुबह से शाम हो जाती थी।
आखिर शहर कोतवाल ने तय किया कि वह एक कुत्ता पालेगा। कुत्ते को कोतवाली के दरवाजे पर बांधेगा ताकि जब भी कोई कोतवाली में फरियाद लेकर आने की कोशिश करे, कुत्ता उसे वहां से भगा दो। कोतवाल ने कुत्ते की खोज शुरू की। उसे कुत्ते तो कई मिले, लेकिन कोई ऐसा कुत्ता नहीं मिला जो केवल गुर्राता हो, भौंकता न हो। कोतवाल को तलाश थी केवल गुर्राने वाले कुत्ते की। उसे डर था कि यदि उसने भौंकने वाला कुत्ता दरवाजे पर बांधा तो वह भौंक भौंक कर फरियाद को भले ही भगा दे, लेकिन इस दौरान उसकी अपनी नींद भी उड़ा देगा। ऐसे में कुत्ते की भौंक सुनने से कहीं अच्छा होगा फरियादी की फरियाद सुन ली जाए। हो सकता है फरियादी कुछ भेंट दक्षिणा ही दे जाए। जब शहर कोतवाल कुत्ता खोजने में नाकामयाब हो गया, तब उसने खोजा को आदेश दिया कि वह एक खूंखार कुत्ता ढूंढ कर लाए, जो लोगों को काटता हो और उन पर झपटता हो, वक्त पड़ने पर गुर्राता भी हो लेकिन भौंकता न हो। कुछ दिन बाद खोजा एक कुत्ता ले आया जो दम दबाकर रहता और अजनबी के सामने भी भौंकता नहीं था। यह देखकर कोतवाल उस पर बरस पड़ा। खोजा, तुम्हारे कान नहीं हैं क्या? मैंने तुमसे कहा था कि मुझको काटने और गुर्राने वाला चाहिए, न कि दुम दबाकर बैठने वाला कुत्ता। तुम्हें किस किस्म का कुत्ता ढूंढने को कहा था, क्या तुमने सुना नहीं? खोजा ने सफाई दी, हाँ जनाब, मैंने अच्छी तरह से सुन लिया था। कुत्ता चाहे किसी किस्म का हो, आपके यहाँ आकर वैसा ही बन जाएगा आप जैसा चाहते हैं। यह कुत्ता कुछ ही दिनों में आपसे सब तरह के हुनर सीख लेगा। लोगों को काटने या उन पर झपटने का ही नहीं, उनके पर्स खोलकर पैसे निकालने का तरीका भी यह जल्दी सीख लेगा। खोजा की बात में वजन है। यह महसूस करते ही शहर कोतवाल ने उस कुत्ता के गले में अपना पट्टा डाला और अगले ही दिन उसे अपनी जरूरत के गुर सीखने लगा। एक बार खोजा शिकार खेलने जंगल में गया। वहां और कोई तो शिकार करने योग्य जानवर मिला नहीं, एक पहाड़ी बकरी जरूर उसके हत्थे चढ़ गई। खोजा उसका शिकार कर घर ले आया। पत्नी ने बकरी का गोश्त एक देगची में पकाया। खोजा ने अपने कुछ इष्ट मित्रों को दावत दी। सबने मिलकर पहाड़ी बकरी का गोश्त खाया। सभी दोस्त खोजा की तीरंदाजी और मेहमानवाजी की प्रशंसा करते हुए वहां से विदा हो गए। दूसरे दिन कुछ आवारा किस्म के नौजवान खोजा के घर पहुंचे और उससे बोले, खोजा भाई, हम तुम्हारे दोस्त के दोस्त हैं। सुना है तुम एक पहाड़ी बकरी मारकर घर लाए हो। उसका लजीज गोश्त हमें नहीं खिलाओगे? खोजा उन नौजवानों की बात सुनकर समझ गया कि ये लोग मुझे हैरान करने के लिए यहाँ आए हैं। पहले तो उसने यही सोचा कि इनके मुंह लगाना ठीक नहीं है, इन्हें विदा कर देने में ही भलाई है। फिर उसे लगा कि नहीं, यदि मैंने इनसे कहा कि कुछ नहीं बचा तो ये लोग किसी और चीज की मांग कर सकते हैं। इसलिए मना करने का कोई बहाना बनाने की बजाय खोजा मुस्कराते हुए बोला, बहुत अच्छा, आओ बैठो। फिर खोजा ने बकरी की बची कुशी हड्डियों को देगची में डालकर उबाला और प्रत्येक को एक एक कटोरा शोरबा थमाकर बोला, लो पियो, यह गर्मागर्म शोरबा पियो। यह किस चीज का शोरबा खोजा? उन्होंने पूछा। तुम लोग मेरे दोस्त हो, इसलिए मैं तुम्हें बकरी के मांस के शोरबे का शोरबा पिला रहा हूं, खोजा ने कहा। तीसरे दिन दूर से कुछ अजनबी घुड़सवार खोजा के पास आए और अपना परिचय स्वयं देते हुए बोले, खोजा से बोले, खोजा, हम सब तुम्हारे दोस्त के दोस्त हैं। सुना है तुमने एक मोटी ताजी पहाड़ी बकरी का शिकार किया है, उम्मीद है हमारी खातिर करने में कंसुजी नहीं करोगे। खोजा ने तुरंत जान लिया कि ये भी मान न मान मैं तेरा मेहमान वाले दर्जे के लोग हैं। इनसे निपटने का वही तरीका अपनाना ठीक रहेगा जो कल वाले नौजवानों पर अपनाया था। अगले ही पल खोजा ने उन सभी को अपने कमरे में बैठा लिया, फिर एक बड़े से तसले में गंदा पानी भरकर उनके सामने रख दिया।
प्रत्येक के कटोरे में एक एक करछी गंदा पानी डालकर उसने उनके सामने रख दिया। फिर बोला, तुम लोग मेरे माननीय मेहमान हो, मेरे दोस्त के दोस्त हो, इसलिए मैं तुम्हें बकरी के गोश्त का शोरबा पिला रहा हूं। यह कहावत तो तुमने सुनी ही होगी कि जैसा देव वैसी पूजा। खोजा के शहर में कई अमीर लोग रहते थे। जब से बादशाह ने खोजा को मुल्क की राजधानी में आकर रहने को कहा था, तब से उसे आए दिन किसी न किसी अमीर आदमी से भेंट करने का मौका मिलने लगा था। चूंकि बादशाह खोजा को कभी कभार ही कोई भारी अड़चन आ पड़ने पर ही याद करता था, इसलिए खोजा अपने खाली समय में किसी न किसी रोगी का इलाज करने में जुट जाया करता था। इस तरह जहां उसका समय परोपकार करने में बीत जाता था, वहीं उसकी जान पहचान भी बढ़ जाती थी। खोजा गरीबों का इलाज तो मुफ्त में करता था, लेकिन अमीरों को यदि कभी इलाज कराने की जरूरत पड़े तो उनसे वह खासी मोटी रकम वसूल करता था। इस रकम से वह दवाइयां खरीदता जो गरीबों के इलाज में काम आती थीं। बादशाह के दरबार में और इलाज के बहाने जब उसकी अमीरों के साथ मुलाकातें बढ़ने लगी तो वह कई अमीरों के बारे में बहुत कुछ जानने लगा। अपनी इस जानकारी के आधार पर वह कई बार कई मरीजों को अमीरों के चंगुल से भी बचा लिया करता था। एक बार एक अमीर के पेट में बहुत तेज दर्द उठा। उसने ऐसे कई हकीमों के घर अपने नौकरों को दवाई लाने भेजा जो हकीम मुफ्त में दवाई देते थे, लेकिन किसी भी हकीम के यहाँ दवाई मिलना तो दूर की बात, नौकरों को कोई हकीम ही हाथ नहीं आया। तब थक हार कर अमीर कराहता हुआ खोजा के घर पहुंचा। दरवाजे के अंदर घुसते ही वह जोर से चिल्लाया, हाय मर गया, पेट में जोर का दर्द हो रहा है, जल्दी से कोई दवा दीजिए। खोजा ने पूछा, तुम्हें क्या हो गया है, तुमने कोई गंदी चीज तो नहीं खा ली? बीमार अमीर बोला, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने सिर्फ एक रोटी खाई है जिस पर फफूंदी लगी हुई थी। यह सुनकर खोजा को यह समझते देर न लगी कि सेठ ने अपनी कंजूसी की आदत के चलते धोखे से नहीं बल्कि जानबूझकर वह रोटी खाई होगी। उसने बिना कुछ कहे अपना दवाइयों का बक्सा खोला और उसमें से एक आंख ठीक करने वाली दवा निकाल ली। फिर बीमार सेठ को हिदायत दी, सिर ऊपर उठाओ और आंखें खोलो, मैं तुम्हारी आंखों में दवा डालना चाहता हूं। बीमार अमीर कराहना छोड़कर चिल्लाया, खोजा, आप गलत समझ रहे हैं, मुझे पेट की बीमारी है, आंखों की नहीं। खोजा ने उसे समझाया, मैं ठीक समझ रहा हूं, अगर तुम्हारी आंखें ठीक होती तो इतनी बड़ी उम्र में फफूंदी वाली रोटी न खाते, इसलिए पेट से पहले तुम्हारी आंखों का इलाज जरूरी है। खोजा जब भी किसी को उड़े हुए रंगों के कपड़े पहने देखता था, उसे बहुत कोफ्त होती थी। वह सोचता था कि किसी आदमी के पास कपड़े न हो इसलिए वह फटे कपड़े पहने, यह तो उसकी मजबूरी हो सकती है। लेकिन जब वह कपड़े पहने हो, वे कपड़े रंगे हुए भी हों, तब ऐसा क्यों होता है कि कपड़े के रंग उड़े उड़े होते हैं? आखिर कोई भी आदमी खुद तो कपड़े रंगता नहीं, रंगाई तो किसी रंगसाज से ही करवाता है जो जल्दी ही उड़ जाते हैं। खोजा ने कुछ लोगों से बात की कि वे तो रंगाई के कारखाने वालों को पक्के रंग के ही पैसे देते हैं, लेकिन रंगसाज हैं कि उनके कपड़ों पर कच्चा रंग करके कपड़ा थमा देते हैं। मजबूरी में उन्हें वही कपड़े पहनने पड़ते हैं और नतीजा यह होता है कि कुछ ही दिनों में कपड़ों से रंग हल्के और फीके पड़ जाते हैं। खोजा के मन में यूं तो तरह तरह के सवाल और उपाय आते थे, मसलन वह लोगों को इस बात की जानकारी दे कि उनके पहनावे की वजह से उनका वजूद गया गुजरा सा लगता है, या यह कि जब तुम रकम खर्च ही करते हो तो फिर उसमें कंजूसी क्यों करते हो, वगैरह वगैरह। लेकिन दो चार लोगों से बातचीत करने के बाद खोजा को पता चला कि न तो उन लोगों को हल्के रंगों के या उड़े हुए रंगों के कपड़े पहनने का शौक है, न ही वे कपड़े रंगवाने में कंजूसी करते हैं।
यह मजबूरी है कि उन्हें जैसे कपड़े रंगसाज रंग कर देता है वही उन्हें पहनने पड़ते हैं, चूंकि वह एक ही है। खोजा ने काफी सोच विचार के बाद यह तय किया कि वह स्वयं रंगाई का एक कारखाना खोलेगा। मेहनती लोगों की तो मुल्क में कोई कमी नहीं, इसलिए वह 2-4 कारीगर रख लेगा। इस तरह से कुछ लोगों को रोजगार मिल जाएगा और शेष लोगों को पक्के रंग से रंगे हुए कपड़े। तब कम से कम फीके, हल्के, उड़े हुए रंगों के कपड़े पहने लोग दिखाई नहीं पड़ेंगे। मन ही मन पूरी योजना बनाने के बाद एक दिन सचमुच खोजा ने रंगाई का कारखाना खोल लिया। देखते ही देखते उसका कारखाना काफी मशहूर हो गया। उसकी वजह यह थी कि एक तो वह लोगों से मुनासिब रंगाई की कीमत वसूल करता था, दूसरे किसी के भी कपड़े को रंगाई के दौरान बर्बाद नहीं करता था, जैसा कि दूसरे रंगाई कारखानों में लापरवाही की वजह से अक्सर हो जाया करता था। तीसरे, वह रंगाई में पक्के रंगों का इस्तेमाल करता था। चौथे, जिसे जो वक्त दिया जाता था ठीक उसी वक्त उसे अपना रंगा हुआ कपड़ा मिल जाता था। यह नहीं होता था कि आज तो काम हो नहीं पाया, कल आना, परसों आना। खोजा के रंगाई कारखाने से पड़ोस के गांव के एक सेठ को बहुत परेशानी होने लगी। जब से खोजा ने कारखाना खोला, सेठ का अपना कारखाना धीरे धीरे ठप होने लगा। लोगों ने उसके कारखाने की तरफ आना जाना ही बंद कर दिया। वजह यह थी कि सेठ के कारखाने से लोग नाखुश थे। चूंकि उनके गांव में कोई और कारखाना नहीं था, इसलिए मजबूरन वे लोग पड़ोस के गांव में सेठ के कारखाने में कपड़े रंगवाने जाते थे। आखिर सेठ ने खोजा का कारखाना बंद करवाने की ठानी। इसके लिए उसने यह योजना बनाई कि खोजा को बदनाम कर दिया जाए। जब बदनामी होगी तो फिर लोग जरूर खोजा के कारखाने से मुंह मोड़ लेंगे। अपनी योजना पर अमल करते हुए एक दिन सेठ अपने गांव से चलकर कपड़े का एक छोटा सा टुकड़ा लेकर खोजा के पास पहुंचा। दरवाजे पर पहुंचते ही उसने आवाज लगाई, ओए खोजा के बच्चे, कहाँ मर गया रे तू? देखता नहीं दरवाजे पर ग्राहक कब से आया खड़ा है? क्या तेरे कारखाने में ग्राहकों को इसी तरह इंतजार में खड़ा रहना पड़ता है? यदि मुझे पहले से यह पता होता तो इधर का रुख ही नहीं करता। सेठ की आवाज सुनते ही खोजा अंदर से दरवाजे पर पहुंचा और सामान सहित सेठ को कारखाने के भीतर ले गया। उसे बैठने को एक आसन दिया और उसका आदेश सुनने के लिए स्वयं उसके सामने गया। खोजा को यूं नतमस्तक देख सेठ और भी अकड़कर बैठ गया। खड़ा हो। पर फिर अपनी जेब से कपड़े की एक चिंदी निकालकर खोजा से बोला, जरा यह कपड़ा तो अच्छी तरह रंग दो। मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हारा हुनर कैसा है। खोजा ने कपड़े का वह छोटा सा टुकड़ा पकड़ते हुए पूछा, सेठ जी, आप कैसा रंग चाहते हैं? सेठ बोला, रंग रंग के बारे में तो मेरी कोई खास पसंद नहीं है। तुम मुझे सफेद, लाल, नारंगी, पीला, हरा, आसमानी, नीला, काला और बैंगनी रंग कतई अच्छे नहीं लगते। समझे कि नहीं? सेठ की बात सुनकर खोजा समझ गया कि यह ग्राहक मुझसे कपड़ा रंगवाने के लिए नहीं बल्कि मुझे बदनाम करने आया है। उसने कपड़े का वह टुकड़ा एक दराज के हवाले करते हुए कहा, समझ गया हूं, अच्छी तरह से समझ गया हूं। मैं जरूर आपकी पसंद की रंगाई कर दूंगा। अच्छा है, तो फिर मैं इसे लेने किस दिन आऊं? खोजा ने दराज में ताला लगाकर चाबी अपने जेब के हवाले करते हुए कहा, आप इसे लेने सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और रविवार को छोड़कर किसी भी दिन आ सकते हैं। सेठ समझ गया कि खोजा ने उसे मात दे दी है। वह मुंह बाएं उसकी तरफ देखता ही रह गया। अजमल खां बुखारा के सूबेदार का मुहलगा रयत था। चापलूसी करने में उसका कोई सानी नहीं था। सूबेदार की हाँ में हाँ मिलाने वालों में उसका स्थान अव्वल था।
काजी असलम मियाँ भी सूबेदार के ऐसे खास लोगों में शुमार किया जाता था जो सूबेदार के एक संकेत पर झूठ को सच या सच को झूठ करार दे सकता था। मुल्ला नसीरुद्दीन कुछ दिनों से सूबेदार की ताबेदारी में था। अजमल खां और असलम मियाँ दोनों ही मुल्ला को अपनी राह का रोड़ा मान रहे थे। उन्हें डर था कि कहीं मुल्ला नसीरुद्दीन अपने बुद्धिबल से सूबेदार का दिल न जीत ले। मुल्ला नसीरुद्दीन न तो चापलूसी करता था और न चापलूसी करने वालों को अपने पास फटकने देता था। अजमल खां अपनी चापलूसी की बदौलत सूबे की रेती जमीन के कई टुकड़ों पर खेती करने का अधिकार सूबेदार से हासिल कर चुका था। सूबेदार अपनी प्रशंसा से खुश होने वाला इंसान था और अजमल खां उसकी इस कमजोरी का खूब लाभ उठाता था। थोड़ी सी तारीफ करने के बाद वह सूबेदार से कहता, हुजूर, अमुक स्थान पर जमीन का एक छोटा टुकड़ा परती पड़ा हुआ है। धरती तो वह भली जो अन्न उगाती हो। बंजर धरती से राज्य का नुकसान ही होता है। इससे बड़ा अपशकुन किसी राज्य के लिए कोई दूसरा नहीं हो सकता। आप कहें तो हुजूर, मैं उस परती जमीन पर हल चलवाऊं, उस बंजर धरती में फसलें उगाऊं। उस चापलूस की बात सुनकर सूबेदार कहता, हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं काजी को बोल दूंगा। तुम जाकर उस जमीन का पट्टा तैयार करवा लेना। कोई दिक्कत हो तो बताना। इस तरह अजमल खां ने पूरे सूबे में जगह जगह पर बड़े बड़े भूखंडों पर अपना अधिकार कर लिया था। वह जब भी सूबेदार से मिलने जाता तो अपने साथ किसी फसल की सौगात लेकर जाता। कहता, सूबेदार साहब, आपने अमुक चीज तो हजारों बार खाई होगी, मगर मैं जो लेकर आया हूँ, खाकर देखिए, ऐसा स्वाद आपने पहले नहीं चखा होगा। सूबेदार उसकी सौगातों से खुश होता। मुल्ला नसीरुद्दीन को सूबेदार की ताबेदारी में लगे कुछ दिन ही हुए थे, मगर उसने यह समझ लिया था कि अजमल खां की ताकत उसकी चापलूसी में है और यह सूबेदार चापलूसी पसंद आदमी है। चापलूसों की इच्छा पूर्ति के लिए वह काजी को विवश भी कर देता है तथा नैतिक दृष्टि से काजी एक भ्रष्ट व्यक्ति है जो सामान्यतः निजी लाभ के लिए कानून और नियमों की अनदेखी कर देता है। मुल्ला नसीरुद्दीन को आदमी की अच्छी परख थी। सूबेदार और उसके आसपास रहने वाले लोगों को वह अच्छी तरह से समझ चुका था। बावजूद इसके वह अपने काम में इस तरह लगा रहता था कि जैसे कुछ जानता ही न हो। ईद का त्योहार था। पूरे बुखारा में जश्न का माहौल था। सूबेदार के महल को अच्छी तरह से सजाया गया था। मुल्ला नसीरुद्दीन से सुबह ही सूबेदार ने चुहल करते हुए कहा था, मुल्ला, तुम्हारी दाढ़ी से तो ऐसा गुमा होता है कि तुम एक समझदार इंसान हो, मगर तुम्हारा चुप चुप और गुमशुम रहना यह बताता है कि तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता। अरे, तुम बुखारा के सूबेदार के खास ताबेदार हो। तुम अगर अक्ल से काम लो तो तुम्हारी भी दिन दूनी रात चैगुनी तरक्की हो सकती है। अपने अजमल खां को ही देखो, लोग उसे अब खां साहब कह के बुलाते हैं। मुल्ला नसीरुद्दीन ने सूबेदार से आहिस्ते से कहा, हुजूर, मैं ऐसा ही ठीक हूँ। आपकी ताबेदारी में वक्त गुजर जाता है और परिवार के भरण पोषण के लिए रोटी मिल जाती है, इससे ज्यादा क्या चाहिए। आपके सूबे में पुश्तैनी जमीन का एक टुकड़ा है जिसमें 3 फसलें साल में काटता हूँ। खाने पीने के लिए इतना ही बहुत है। मुल्ला नसीरुद्दीन की बात सुनकर सूबेदार क्षुब्ध हुआ। वह चाहता था कि मुल्ला भी अजमल खां और असलम मियाँ की तरह उल्टे सीधे काम कर उसकी जेब भरे, मगर मुल्ला नसीरुद्दीन तो अपनी ही मिट्टी का बना था। उसे सूबेदार की परवाह कहाँ थी। ऐसे लोग जो अपनी मेहनत की कमाई से संतुष्ट हो जाते हैं, उन्हें आने वाले कल की न तो चिंता होती है और न ही किसी की परवाह। मुल्ला नसीरुद्दीन भी ऐसा ही था। ऐन ईद की सुबह मुल्ला के जवाब से सूबेदार क्षुब्ध हो उठा था। उसने मन ही मन फैसला किया कि मुल्ला नसीरुद्दीन को वह अपनी चालों से अजमल खां और असलम मियाँ जैसा हामेहा मिलाने वाला ताबेदार बनाकर रहेगा।
भले ही इसके लिए उसे मुल्ला को तंग ही क्यों न करना पड़े। शाम को सूबेदार के महल में ईद का जश्न मनाया जा रहा था। मुल्ला नसीरुद्दीन ताबेदारी में लगा था। असलम मियाँ और अजमल खां दोनों ही सूबेदार के खास मेहमान की हैसियत से उस जश्न में शामिल हुए। मुल्ला नसीरुद्दीन उन्हें सेवैया परोसता रहा। जब सारे मेहमान लौट गए तब सूबेदार ने मुल्ला नसीरुद्दीन से कहा, देखा मुल्ला, अजमल खां और असलम मियाँ की आज कैसी वाहवाही हो रही थी। यह वाहवाही उन्हें मेरी निकटता की वजह से हासिल हुई है। तुम भी अक्ल से काम लो तो। हुजूर, मैं तो आपका ताबेदार हूं। आप जो हुक्म दें करूंगा। अक्ल होती तो ताबेदारी क्यों करता। मुल्ला नसीरुद्दीन ने बीच में ही सूबेदार की बात काटकर कहा। मुल्ला नसीरुद्दीन की यह साफगोई सूबेदार को नहीं भाई। उसने अपने मन में फैसला किया कि वह नसीरुद्दीन को अपने लिए खासतौर से तैयार करेगा। यदि ऐसा कर पाया तो मुल्ला लोगों को बरगलाकर उसके लिए धन उगाही का खास जरिया बन सकता है। मुल्ला नसीरुद्दीन को राह पर लाने के लिए सूबेदार के मन में तरह तरह के ख्याल आते रहते थे। एक दिन सूबेदार ने फैसला किया कि मुल्ला को वह अपनी ताकत का एहसास कराएगा। हो सकता है कि उसकी ताकत का अंदाज लग जाने पर मुल्ला खुद ही उसके आगे घुटने टेक दे और वह जो चाहे मुल्ला वैसा ही करे। इस निर्णय के दूसरे दिन ही सूबेदार ने शाम को अजमल खां और असलम मियाँ को बुलवाया। जब दोनों आ गए तक सूबेदार ने शराब पीने की इच्छा जताई। चापलूस अजमल खोन तुरंत शराब ले आया और काजी असलम मियाँ जाम तैयार कर सूबेदार को थमाने लगा। तीनों शराब की चुस्कियां लेने लगे। जब शराब का नशा सूबेदार पर हावी होने लगा तब सूबेदार ने चापलूस अजमल खां से कहा, सुनो अजमल, अपना जो ताबेदार है मुल्ला नसीरुद्दीन, उसे राह पर लाने की जरूरत है। वह आदमी बहुत काम का हो सकता है यदि मेहनत मशक्कत से जीने की अपनी जिद छोड़ दे। उसे रास्ते पर लाने के लिए मैं उसे अपनी ताकत दिखाने की तरकीब सोच रहा हूं। तुम ऐसा करो कि उसकी जमीन पर लगी फसल के आधे हिस्से की दावेदारी कर दो। यह दावेदारी ऐसी हो कि मुल्ला की सारी फसल पर ही तुम्हारा कब्जा हो जाए। फसलें होती क्या हैं? गेहूं, धान, अरहर, मक्का, यही न? तुम दावा करना कि जमीन से ऊपर की फसल तुम्हें मिलनी चाहिए। मैं काजी से कहकर तुम्हें इसका पट्टा दिलवा दूंगा। इस तरह मुल्ला को यह अंदाज हो जाएगा कि हमसे मिलकर रहने में ही उसकी भलाई है। संयोग से मुल्ला नसीरुद्दीन उस समय उस जगह से गुजर रहा था और उसने सूबेदार की बातें सुन लीं। वह उन बातों को सुनकर जरा भी नहीं घबराया और मन ही मन मुस्कुराता हुआ वहां से चला गया। इस घटना के लगभग 1 महीने बाद सूबेदार ने मुल्ला नसीरुद्दीन को बुलाकर कहा, मुल्ला, तुम्हारी जमीन पर अजमल खां ने दावा किया है। उसने दस्तावेजी प्रमाण देकर बताया है कि उसके पुरखे और तुम्हारे पुरखे उस जमीन पर साथ साथ खेती करते थे तथा फसल तैयार होने पर आधा आधा बांट लेते थे। मुल्ला ने शालीनता से कहा, खां साहब इतने बड़े आदमी हैं, झूठ तो नहीं ही बोलते होंगे हुजूर। तो तुम फसल बांटने के लिए तैयार हो? सूबेदार ने मुल्ला नसीरुद्दीन से पूछा। हुजूर का हुक्म सिर आंखों पर, मुल्ला नसीरुद्दीन ने उसी शालीनता से कहा। उसी वक्त सूबेदार ने एक प्यादे को बुलाकर कहा, काजी को बुला लाओ। काजी असलम मियाँ तुरंत हाजिर हुआ। आते ही पूछा, क्या हुआ सूबेदार साहब? खादिम को क्यों तलब किया गया है? अभी एक पट्टा बना दो कि मुल्ला नसीरुद्दीन की जमीन पर लगी फसल का ऊपरी भाग अजमल खां काटकर ले जा सकते हैं और जमीन के भीतर की फसल पर मुल्ला नसीरुद्दीन का हक होगा, सूबेदार ने काजी से कहा। फिर मुल्ला नसीरुद्दीन की तरफ देखते हुए पूछा, क्यों मुल्ला नसीरुद्दीन, ठीक है न? जी हाँ हुजूर। आप न्यायकर्ता हैं तो गलत क्या होगा?
बस हुजूर, यह भी हुक्म जारी कर दें कि फसल की कटाई पिटाई का खर्च अजमल खां ही देंगे। मुल्ला नसीरुद्दीन ने सूबेदार से गुजारिश की। हाँ हाँ, क्यों नहीं, इतना तो अजमल खां को करना ही चाहिए, सूबेदार ने कहा और काजी की तरफ मुखातिब होकर आदेश दिया। हाँ, उस पट्टे में यह बात साफ तौर पर लिखी जानी चाहिए कि फसल की कटाई और बटाई का खर्च अजमल खां को ही भरना पड़ेगा। काजी वहां से सूबेदार को सलाम करता हुआ चला गया। मुल्ला नसीरुद्दीन निश्चिंत भाव से अपने काम में लग गया, जैसे कुछ हुआ ही न हो, और सूबेदार परेशान हो उठा कि आखिर मुल्ला नसीरुद्दीन है किस मिट्टी का बना कि पूरी फसल काट लिए जाने के फरमान के बाद भी शांत है, जैसे कुछ हुआ ही न हो। दूसरे दिन ही अजमल खोन को काजी ने पट्टा थमा दिया। पट्टा लेकर अजमल खां जब मुल्ला नसीरुद्दीन के खेत पर गया, तब उसके पास सिर पीट लेने के अलावा कोई चारा नहीं था, क्योंकि खेत में आलू की क्यारियां थीं। अब पट्टे के मुताबिक आलू का पौधा अजमल खां को मिलना था और आलू मुल्ला नसीरुद्दीन को। आलू की कोड़ाई का सारा खर्च अजमल खां को पट्टे के मुताबिक भरना पड़ा और आलू का पौधा खेत से उठाकर ले जाना पड़ा। मुल्ला नसीरुद्दीन खुश था कि बिना खर्च किए उसके आलू खेत से घर पहुंच गए और खेत की सफाई भी हो गई। इस घटना से सूबेदार, अजमल खां और असलम मियां का मुंह लटक गया। उनकी चाल उल्टी पड़ी। गम गलत करने के लिए तीनों शराब पीने बैठे गए। सूबेदार पर जब नशा हावी होने लगा, तब उसने अजमल खां से कहा, तुम्हारी मेहनत और पैसा दोनों पानी में गया, पर तुम चिंता मत करो, तुम्हारे इस नुकसान की भरपाई मैं कराऊंगा। अजमल, इस बार काजी से कहकर तुम्हारे लिए मुल्ला नसीरुद्दीन की खेत से जमीन के नीचे की फसल लेने का पट्टा बनवा देता हूं, तुम्हारे घाटे की इससे भरपाई हो जाएगी। अजमल खां की आंखों में उस वक्त मुल्ला नसीरुद्दीन के खेत के आलू घूम रहे थे। उसने आदत के अनुसार तुरंत हामी भरी, जी हाँ सूबेदार साहब, यही ठीक रहेगा। दूसरी तरफ मुल्ला नसीरुद्दीन यह समझ चुका था कि सूबेदार इस बार की पटखनी से घबरा गया होगा और अब अपना फरमान बदलेगा। इसलिए उसने खेत में गेहूं लगवा लिया और सूबेदार के नए फरमान की प्रतीक्षा करने लगा। संभावना के अनुरूप ही सूबेदार ने अजमल खां को इस बार मुल्ला नसीरुद्दीन की खेत से जमीन के नीचे की फसल ले जाने का पट्टा जारी करवाया था, बशर्ते कि वह फसल की कटाई व बटाई का खर्च अदा करे। मुल्ला नसीरुद्दीन के खेत में गेहूं की फसल तैयार हो चुकी थी। अजमल खां उसके पास वह पट्टा लेकर आया तो मुल्ला नसीरुद्दीन राजी खुशी से उसके साथ अपने खेत पर चला गया। अजमल खां अपने साथ खेतिहर मजदूरों की फौज लेकर गया था। मुल्ला नसीरुद्दीन के खेत में गेहूं की लहलहाती फसल देखकर उसके होश फाख्ता हो गए। आनन फानन में मजदूरों ने गेहूं की फसल काट डाली। शर्त के मुताबिक जमीन के ऊपर की फसल मुल्ला नसीरुद्दीन के हिस्से में आई और जमीन कोड़कर गेहूं की जड़ एक जगह पर जमा कर दी गई, जिस पर पट्टे के मुताबिक अजमल खां का हक बनता था। अजमल खां की जब चेतना लौटी तब वह भागा भागा सूबेदार के पास गया और सूबेदार से सारा हाल कह सुनाया। सूबेदार के भी होश फाख्ता हो गए। उसने सोचा, गजब का तेज दिमाग आदमी है यह मुल्ला नसीरुद्दीन भी। उसने अजमल खां से कहा, घबराओ नहीं, तुम्हारे नुकसान की भरपाई मैं अवश्य कराऊंगा। अजमल खां ने सूबेदार के सामने हाथ जोड़ लिए और कहा, अब बस भी कीजिए सूबेदार साहब, उस आदमी को वैसा ही रहने दीजिए जैसा वह है। दो बड़ी चोटें खाने के बाद भी यदि हम वैसा ही कुछ करेंगे तो यह बुद्धिमानी नहीं होगी, बल्कि आबैल मुझे मार जैसा न्योता देना होगा। सूबेदार को भी अजमल खां की बात जैठ गई और उसने थके स्वर में कहा, ठीक है, जैसा तुम चाहो। फिर दोनों ने दो चार जाम पीकर अपना गम गलत किया। दूसरे दिन मुल्ला नसीरुद्दीन दाहरी सहलाता हुआ सूबेदार की ताबेदारी में फिर हाजिर हुआ, जैसे कुछ हुआ ही न हो।